नमस्कार दोस्तों, एमपी में एमपी शिक्षक वर्ग 3 भर्ती चल रही है। कल इसकी मेरिट सूची भी जारी कर दी गई है। लगभग 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को इसमें फिलहाल चयनित किया गया है। तो सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल अलग अलग रहते हैं। ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिसके मन में कोई डाउट ना हो। सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। इसी को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने एक FAQ PDF अपलोड की है। अब ये FAQ PDF क्या होती है? तो FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अर्थात सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न जो सबके मन में होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन वही FAQ देखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल होंगे, भर्ती से संबंधित, तो निश्चित ही उनका आधिकारिक जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखता चलेगा। क्या है इसमें? देखिए, संभावित प्रश्न कि अति शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? तो 31 मार्च 2023 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। 31 मार्च 2023 तक के अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास हैं तो मान्य किए जाएंगे। इसके बाद के नहीं किए जाएंगे। इसके पहले तक तो ठीक है। अगला सवाल देखिए कि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तक और 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो आपके पास डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात यह कि आपने मिनिमम 200 दिन और कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र में अध्यापन का काम किया हो, आपने अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया हो, तभी आपको अतिथि शिक्षक के रूप में लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। गुरु पढ़ाता रहे और पढ़ाता रहे तो ठीक है, उन्हें क्या मान्य नहीं होगा? ये दोनों कार्य, अतिथि कार्य और शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। ठीक है, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है तो निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि में मेरिट क्रम में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अतिथि प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर दिया था लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र ही नहीं है या बन नहीं पाया है या जो भी समस्या हो, तो उनको फिर अतिथि शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा। उनको ओपन कैटेगरी में भर्ती किया जाएगा अगर उतने अंक आपके हैं तो। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता किस दिनांक तक की मान्य की जाएगी? दस्तावेज अपलोड प्रारंभ करने की दिनांक को संबंधित अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता की अंकसूची उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इस दिनांक के बाद जारी अंकसूची मान्य नहीं होगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपके 23 मई से होना शुरू हो गए थे कल से, तो इसके पहले तक आपके पास सभी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप कहें इसके बाद आएंगे तो फिर वो मान्य नहीं की जाएंगी। इसके पहले अगर आपके पास हैं तो फिर वो मान्य हो जाएंगी। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो फाइनल ईयर में होते हैं और फॉर्म भर देते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो जी नहीं, अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल नवीनतम मान्य होगा। तो डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो मध्य प्रदेश का ही हो, अन्य किसी राज्य का नहीं हो। सेंट्रल का भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना इस बात का। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम? पिता या पति के नाम होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। लड़कों का तो आमतौर पर पिता के नाम से बनता ही है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या होता है कि पहले पिता का नाम चलता है, जब शादी हो जाती है तो पति का चलने लगता है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता के नाम का ही मान्य होगा, विवाहित महिलाओं का भी। ध्यान रखें इस बात का। अगला प्रश्न देखिए, पात्रता परीक्षा में मैंने EWS का चिन्हांकन नहीं किया था, क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मेरा EWS में हो सकता है? जी नहीं, पात्रता परीक्षा में PEB ESB द्वारा परीक्षा परिणाम में अंकित कैटेगरी ही मान्य होगी। तो भाई साहब, पात्रता परीक्षा में या फॉर्म भरते समय आपने जो कैटेगरी चुनी थी आपको उसी का लाभ मिलेगा। अगर आपने उस समय EWS नहीं टिक कर पाया था तो आपको EWS का लाभ नहीं मिलेगा। PEB
ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है, मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूं, तो क्या करूं? अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यदि 90 से कम अंक हैं तो अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस टिक कर दिया था, आप ईडब्ल्यूएस में है ही नहीं, तो वही है कि आपको अनारक्षित वर्ग में चुना जा सकता है। 90 से अधिक अंक चाहिए। मैंने पीईबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया था, जबकि मैं एसटी में आता हूं या आती हूं, क्या करूं? मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी? जी नहीं, पात्रता परीक्षा में पीईबी ईएसबी द्वारा दिए गए प्रवर्ग को ही मान्य किया जाएगा। अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यदि 90 से कम अंक हैं तो अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। तो वापस कैटेगरी में नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपके अनारक्षित वर्ग में आप आ सकते हैं, आपके 90 से अधिक अंक हैं, तो अनारक्षित वर्ग में तो आपको चुना जा सकता है, लेकिन वापस आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी? तो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सैनिक से आप जिस कैटेगरी में, चाहे आप यूआर में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एसटी एससी, जिस कैटेगरी में है आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, बशर्ते आपके उतने नंबर होने चाहिए। अगर हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, एमएच से एलडी किया जाना है। तो अगर आपने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र फॉर्म भर रहे थे तो उसमें कुछ गलती हो गई, जैसे 4 कैटेगरी की दिव्यांगता होती हैं, ओएच, वीएच, एमएच, एलडी, आपने गलत कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा भाई साहब? पीईबी द्वारा परीक्षा परिणाम में कैटेगरी ही दिव्यांगता मान्य होगी, कैटेगरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो भाई साहब जिस कैटेगरी में है वही मान्य होगी, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? नहीं। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है उन्हें 40% अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैलिड स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखें इस बात का, अगर आपका दिव्यांग कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास 40% का दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नया वैलिड डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर अस्थायी है तो फिर वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं है? कई बार कुछ लोग एक सत्र में 2 उपाधि हासिल कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने 12th पास किया और 12th के बाद आपने एडमिशन ले लिया कहाँ पर? डीएड में, टीसी मिली आपकी, तो टीसी के आधार पर डीएड में एडमिशन ले लिया और आपने क्या किया कि आप वापस अपने स्कूल में गए और कहा कि हमारी टीसी खो गई, हम तो एडमिशन भी नहीं ले पाए, तो यहाँ से आपने डुप्लीकेट टीसी निकलवा ली एक आवेदन देकर, तो इससे आपने बीए कर ली। अब आपने अगर दोनों रेगुलर कर ली तो फिर ये अमान्य है, लेकिन आपने डीएड रेगुलर की और बीए प्राइवेट की तो ये इसमें दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगी। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हैं? चलिए, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थता अमान्य होगी। 1 नियमित उपाधि एवं 1 नियमित पत्रोपाधि की स्थिति में भी अभ्यर्थता अमान्य होगी। 1 नियमित उपाधि एवं 1 प्राइवेट उपाधि होने पर अभ्यर्थता मान्य होगी। 1 नियमित उपाधि एवं 1 प्राइवेट पत्रोपाधि होने पर अभ्यर्थता मान्य होगी। 1 नियमित और 1 प्राइवेट होना चाहिए, मतलब 1 रेगुलर 1 प्राइवेट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों रेगुलर हैं तो दिक्कत की बात है। क्या बीएड उपाधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो जी नहीं, किसी भी व्यावसायिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं है। डीएलएड अथवा बीएड अनिवार्य अर्हता है। चयन हेतु पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता होने पर अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। अगर किसी को लगता है कि भाई साहब हमने बीएड कर रखी है, हम बीएड वालों से आगे हैं, तो हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या किसी को लगता है कि हमने डीएड कर रखी है जो कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए जरूरी है, अगर आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके लिए तो डीएड चाहिए, तो डीएड वालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो भाई साहब प्राथमिकता किसी को भी नहीं मिलेगी, चाहे आपने डीएड करी हो चाहे आपने बीएड करी हो। नंबर जिसके ज़्यादा हैं उसको प्राथमिकता मिलेगी, नंबर तय करेंगे किसको आगे रखना है। सूची कैटेगरी रैंक के आधार पर तैयार होती है क्या? जी नहीं, चयन कॉन्सुलेटेड रैंक के आधार पर एवं प्रवर्ग के आधार पर किया जाता है एवं नियुक्ति आदेश में भी कॉन्सुलेटेड रैंक ही प्रदर्शित की जाती है। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, तो केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, वो आपका राज्य द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो उनको अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये एफएक्यू आपको अच्छा लगा होगा, आपके कुछ सवालों के डाउट
आपको मिले होंगे, कुछ सवालों की शंकाएं दूर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको लगे कि कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिस तक आपको ये वीडियो पहुंचानी चाहिए तो साझा कर दें। और निवेदन इतना सा है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत आभार।